हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर की कहानी भीड़ में खोया आदमी, जिसके लेखक हैं लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी, इस कहानी के संबंध में जानेंगे। और मैं आज आप लोगों को कहानीकार का संक्षिप्त परिचय बताऊंगी, कहानी का सारांश बताऊंगी, कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको कहानी को समझने में, उसे याद रखने में आसानी हो जाए। और इसके अतिरिक्त कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता जैसे प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं, इसके संबंध में भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कहानीकार के संबंध में, क्योंकि जब भी बच्चों हम किसी भी कहानी को जब पढ़ते हैं तो उसके कहानीकार की जो भाषा शैली है या उसकी मुख्य विषय वस्तु है, उसकी विचारधारा है, उसके संबंध में हमें थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि हमें कहानी को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो लीलाधर शर्मा जी जो कि भीड़ में खोया आदमी के लेखक हैं, और इनका जन्म जो है वो 1 जनवरी 1919 में अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अल्मोड़ा का क्षेत्र जो है वो वर्तमान उत्तराखंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1919 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि तत्कालीन समय में ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, इनका संबंध जो है वो किसानी परिवार से रहा है, और छात्र जीवन में इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कई रचनाएं पढ़ी, जिससे कि ये विशेष प्रभावित रहे, और उससे प्रभावित होकर के इनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिसके तहत इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण की। और इसके तहत सदस्य होते हुए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके तहत ये कई बार जेल भी गए, और जेल यात्रा करने के दौरान इनकी जो पढ़ाई है वो बाधित होती है, लेकिन इन्होंने जेल से ही उसे सुचारू ढंग से चलाने का पूरा प्रयास किया, और काशी विद्यापीठ वाराणसी से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसकी उपाधि धारण की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये एक सफल पत्रकार के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति के स्थापना काल से ही उससे वो जुड़े रहे, और उसके सचिव के पद पर भी इन्होंने कार्य किया, और उत्तर प्रदेश सरकार की उप सूचना निदेशक के पद पर भी इन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया, और वहाँ से इन्होंने 1979 में सेवानिवृत्त हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, इन दोनों ही रचनाओं को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है भारतीय चरित कोश, जिसमें इन्होंने लगभग 2000 महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। ये एक कह सकते हैं कि प्रेरणादायक ग्रंथ है। और इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति कोश नामक एक ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की है। एक अन्य काव्य ग्रंथ है इनका शंखमुखी शिखरों पर, जो कि इनकी प्रारंभिक रचना है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी बच्चों, और इनकी सभी रचनाओं की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल है, सुबोध है, और कह सकते हैं कि कथा प्रवाह दिखाई पड़ता है। रिपोर्टाज शैली में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं अधिकतर, और चूँकि ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित रहे, उसका प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी जो विषय वस्तु है इनकी रचनाओं की, वो समाज से, मनुष्य से और देश से जुड़ी हुई हैं। यानी देश की जो समस्याएं हैं, मनुष्य की जो समस्याएं हैं, उनका ये गंभीर चिंतन करते हैं, और उन चिंतन के माध्यम से ही ये एक उसका समाधान प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उसमें समस्याओं का आकलन करने के साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। और चूँकि ये एक पत्रकार थे तो जगह जगह ये जाते रहते थे, तो जिससे क्या होता है कि ये देश की जो समस्याएं हैं उसे बहुत ही गंभीरता से उस पर सोच विचार करके उसके समाधान का पहुंचने का प्रयास करते थे। तो इनकी रचनाओं में ये सभी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। और साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी बच्चों कहानीकार के संबंध में। और अब आते हैं हम लोग, आपकी पुस्तक में एक कहानी है भीड़ में खोया आदमी, और ये मुख्यतः जो है एक निबंध है, वैचारिक निबंध है। और
भीड़ में खोया आदमी, यानी ये शीर्षक से ही स्पष्ट है कि क्राउड जो है यानी लोगों की जो भीड़ है उसमें व्यक्ति विशेष का जो पहचान है, उसकी जो अस्तित्व है वो गुम हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा कहानी के संबंध में जानते हैं। वस्तुतः तो ये एक निबंध है जिसे कि लेखक ने एक कथा प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके सारांश को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यह जो निबंध है बच्चों, वो इसमें लेखक ने हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि है और पर्यावरण प्रदूषण, इसको लक्ष्य बना करके ही लिखा है, क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही जनसंख्या की जो दर है वो बढ़ती जा रही थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये दर और अधिक बढ़ गई। ठीक है, तो आज के समय में भी ये समस्या जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है और एक ज्वलंत समस्या है ये, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि जो है, पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या को ही इस निबंध के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का लेखक ने प्रयास किया है और लेखक ने उसके समाधान को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ताकि लोगों में एक जनचेतना जागृत हो, एक विचार उत्पन्न हो कि इन समस्याओं की जो जड़ है उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर समस्याएं नहीं समाप्त हुई, समस्या की जड़ नहीं समाप्त हुई, तो विभिन्न प्रकार की और समस्याएं उत्पन्न होती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति का अस्तित्व गुम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कथा को कह सकते हैं कि इस निबंध में एक कथा प्रसंग उन्होंने उठाया है अपने अभिन्न मित्र का, यानी अपना उनका बेस्ट फ्रेंड है कोई, उसकी जो परिवार है उसके कथा को इन्होंने उठाया है और उसके माध्यम से ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं उससे। तो इन सभी बातों को उन्होंने इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो लेखक के एक अभिन्न मित्र हैं श्यामलाकांत जी। श्यामलाकांत जी जो हैं वो बहुत ही विनम्र हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अपने बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, लेकिन अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ये विशेष रूप से बहुत ही मतलब कह सकते हैं लापरवाह टाइप के हैं। किसी प्रकार की कोई प्लानिंग इनकी लाइफ में नहीं है। उनका परिवार को उनके देखें, उनका अनियोजित परिवार अगर हम देखें, बिना अनऑर्गेनाइज्ड परिवार को अगर हम देखें, तो उससे हम समझ सकते हैं कि क्या उनके परिवार में खुशहाली होगी, क्या इस तरह की स्थिति होगी। तो श्यामलाकांत जी की बड़ी पुत्री का विवाह है हरिद्वार में। ठीक है, और लेखक को उन्होंने आमंत्रित किया है और लेखक जो हैं वो हरिद्वार उन्हें जाना है। तो 15 दिन पहले ही वो सोचते हैं कि रिजर्वेशन करा लिया जाए, आरक्षण ले लिया जाए सीट का, जिससे कि उन्हें वहाँ जाने में सुविधा हो। तो वो स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है। तो वो भी लाइन में लग जाते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब तक वो काउंटर पे पहुंचते हैं, यानी जहां पर बुकिंग हो रही है, आरक्षण हो रहा है, वहां तक जब तक वो पहुंचते हैं तो सारी टिकट जो है वो बुक हो जाती है, यानी सारी सीट जो है वो समाप्त हो जाती है और लेखक को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आरक्षण जो है उन्हें नहीं मिलता है, जिसके कारण वो ये निश्चय करते हैं कि वो बिना आरक्षण के ही चले जाएंगे, क्योंकि जाना तो उन्हें बहुत ज़रूरी है, कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बेटी का विवाह है, तो जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो है बिना आरक्षण के ही जाने का निर्णय लेते हैं टिकट लेकर के। जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं और गाड़ी में जब गाड़ी आती है तो वो क्या देखते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत मतलब पूरी तरह से भीड़ जो है और जिसके कारण वो कह सकते हैं कि दरवाजे से घुस भी नहीं पाते हैं ट्रेन में। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो यद्यपि उनके पास सामान तो नहीं था, लेकिन बहुत ही कम सामान था, लेकिन फिर भी उन्हें कुली की सहायता लेनी पड़ी और कुली की सहायता से ही वो किसी प्रकार से कुली ने उन्हें धक्का दे करके अंदर ट्रेन के अंदर तक पहुंचा दिया। तो ये स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पे घुसने की जगह नहीं थी ट्रेन में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वो किसी प्रकार से कह सकते हैं ट्रेन में वो घुस गए
और फिर रास्ते में उन्हें लक्सर स्थान पर जो है वहाँ पर उन्हें ट्रेन बदलना था। तो ट्रेन बदल करके फिर वो उन्हें हरिद्वार जाना था। तो वहाँ पर जब वो किसी प्रकार से खिड़की के माध्यम से वो किसी प्रकार से कूदते हैं जब ट्रेन से, तो वो क्या देखते हैं प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कि ट्रेन की छत पर काफ़ी लोग जो हैं बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। तो ये देख करके लेखक के मन में आता है कि क्या ये जो लोग बैठे हैं वो रेलवे के नियम, उनकी व्यवस्था, उनके अनुशासन को नहीं मानते, यानी उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तविकता तो ये है कि हर कोई जो है अपने काम के लिए मजबूर है, उसकी जो आवश्यकता है वो उसे मजबूर कर देती है कि वो अपने जान को जोखिम में डाल करके भी यात्रा करे, क्योंकि उसे किसी दूसरे स्थान पे अगर पहुंचना है किसी कार्यवश, तो जो साधन है उस साधन से ही उसे पहुंचना है, बस या ट्रेन से ही पहुंचना है। तो उस साधन में अगर सीमित स्थान है तो ऐसी स्थिति में अगर लोग ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो सीमित स्थान में उन्हें जगह तो नहीं मिलेगी। तो जहाँ जैसी भी जगह मिलती है वो लोग उस पर बैठ करके यात्रा करने के लिए विवश हैं। तो लेखक जो है फिर जब हरिद्वार पहुँचते हैं तो हरिद्वार में उनके जो मित्र हैं श्यामलाकांत जी, उनका बेटा है, बड़ा बेटा है दीनानाथ। श्यामलाकांत जी जो है मुख्य पात्र के रूप में हैं कहानी के, और उनका बड़ा बेटा है दीनानाथ जो कि उन्हें स्टेशन पर लेने आता है। और दीनानाथ जो है उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब वो नौकरी की तलाश कर रहा है। तो लेखक से जब बातचीत होती है तो लेखक उसे सुझाव देते हैं कि तुमने रोजगार कार्यालय में यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तुमने अपना नाम दर्ज क्यों नहीं कराया, अगर कराओ तो नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। तो दीनानाथ ने बताया उनको कि उसने ऑलरेडी जो है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और जब वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचता है तो वहाँ इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि जब वो वहाँ पर अपनी बारी पर पहुँचता है तो वहाँ का जो ऑफिसर है वो कहता है कि तुम्हारा जो नाम है वो मैं दर्ज तो कर ले रहा हूँ, लेकिन नौकरी मिल जाएगी इसकी उम्मीद मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुम्हारी योग्यता वाले ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, जिन इतने सारे लोग हैं कि तुम्हें नौकरी मिल जाए इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो रोजगार कार्यालय जो है बच्चों, सरकार की तरफ से एक कार्यालय बनाया गया, एक ऑफिस बनाया गया है, जहां पर आपकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके तहत जो भी ऑफिस है जिसको ज़रूरत है उस योग्यता के व्यक्ति की, तो वहाँ पर उसे भेज दिया जाता है। और वहाँ पर अगर वह उस योग्यता के अनुरूप, उस कार्य के अनुरूप पाया जाता है तो उसे वहाँ पर रख लिया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, तो इसी रोजगार कार्यालय में दीनानाथ ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। फिर लेखक जो है वो श्यामलाकांत जी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि 2 कमरे का छोटा सा मकान है और इतने ज़्यादा सामान उसमें भरे पड़े हैं कि मतलब उनका दम घुटने लगता है, क्योंकि लेखक जो है वो खुले वातावरण में रहने के आदती हैं तो उनका दम घुटने लगता है। तो ऐसी स्थिति में वो श्यामलाकांत से जो है, अपने मित्र से जो है वो बात करते हैं, कहते हैं कि तुम मतलब ऐसी जगह पे रह रहे हो, क्या है? तो श्यामलाकांत उन्हें बताते हैं कि जब मैं 2 वर्ष पहले यहाँ आया था तो मैंने बहुत मकान ढूंढे, बहुत जगह ढूंढा कि मुझे अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे मकान के नाम पे ये 2 कमरे का छत ही मिल पाया, किसी प्रकार से यहाँ रहने की जगह मिल पाई है। और बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि अब भी मकान ढूंढ रहे हैं और उन्हें रहने की जगह नहीं मिल पाई है। और यद्यपि यहाँ जो मतलब शहर है हरिद्वार जगह जो है वो काफ़ी फैल गया है, काफ़ी विकास हो चुका है, बहुत सारी कॉलोनियाँ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अब भी लोगों को जो है पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, आबादी जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण मकान और खाद्यान्न दोनों की कमी हो रही है, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसकी कमी हो रही है। ये सारी बातचीत जो है दोनों लोगों के बीच में होती रहती है। तभी जो है श्यामलाकांत जी की पत्नी जो है जलपान लेकर के यानी चाय नाश्ता लेकर के आ जाती हैं। और जब वो आती हैं तो उनके पीछे जो है 3 छोटी लड़कियां और मतलब बच्चियां और 2 छोटे लड़के उनका पल्लू पकड़े हुए आते हैं। ठीक है, यानी 5 बच्चे आते हैं और
3 बच्चे हो गए उनके। एक बड़ी बेटी की का विवाह है, एक दीनानाथ, एक छोटा बेटा है उनका सुमन। ठीक है, तो यानी 8 बच्चे हैं उनके। तो वो जब आती हैं तो उनको देख करके लेखक जो हैं उनसे कहते हैं कि उनकी जो पीली काया है और दुर्बल शरीर को देख करके लेखक जो है काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनसे वो पूछते हैं कि आप मतलब इतनी अस्वस्थ दिख रही हैं, तो आपने अस्पताल में जो है दिखाया नहीं डॉक्टर को जा कर के कि आपकी इस तरह की जो स्थिति है उसका क्या कारण है, थोड़ा सा दवा ववा दिखा लीजिए, इस तरह का सुझाव उन्हें देती हैं। तो श्यामलाकांत जी की पत्नी जो है उन्हें बताती हैं कि वो अस्पताल गई थी, ठीक है, अस्पताल गई थी, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ है मरीजों की और मरीजों के संबंधियों की इतनी भीड़ है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है जिस पर वो सारे जो लोग हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह से बनाते रहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है बच्चों? एक छत्ता है, उस पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ उस पर भिन भिन फैलाती रहती हैं। तो यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि डॉक्टर एक है और भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो सारे लोग उसी डॉक्टर के ऊपर जो है अपनी बात करने के लिए, उसको दिखाने के लिए वो होड़ लगाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर इतने सारे लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है? तो ये समस्या उनके सामने आती है, तो इसी कारण जो है वो ठीक से नहीं दिखा पाती हैं। और फिर बातों ही बातों में वो बताती हैं कि मेरी स्थिति जो है इतनी ख़राब है, फिर भी जो है जो सिलाई का कार्य है, यानी विवाह में इतने कपड़े हो गए हैं, उनको सिलने के लिए मैंने दर्जी को भेजा था, तो दर्जी के यहाँ पर भी इतनी भीड़ है, यानी विवाह का समय है चूँकि इस समय, तो बहुत सारे ऑर्डर उसको ऑलरेडी मिले हुए हैं, बहुत सारे जो है सिलाई के कपड़े पहले से ही आए हुए हैं कि उसने सिलाई का ऑर्डर लेने से भी इनकार कर दिया। ठीक है, यानी हर जगह भीड़ है, हर जगह लोग जो हैं काम करने वाले कम हैं और लोग काम कराने वालों की संख्या अधिक है। तो ये सब बातचीत हो ही रही है कि तभी जो है श्यामलाकांत जी का छोटा बेटा है सुमंत, वो आता है, बहुत ही झुंझलाया हुआ होता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे 1 कप चाय बना के दे दो। और आज तो पूरा समय जो है मेरा राशन की दुकान पे निकल गया और पूरा राशन भी नहीं मिल पाया। ठीक है, तो वो राशन लेने गया था, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, विवाह में चूँकि ज़्यादा लगेगा तो लेने के लिए गया था, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि जब तक वो वहाँ पहुँचता है बहुत सारे सामान ऐसे थे जो समाप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, और जो सामान बचा था उसको वो लेकर के चला आता है। ठीक है, तो ऐसी सारी जो घटनाक्रम हैं, उन परिवार के जो सदस्य हैं वो झेल रहे हैं इन समस्याओं को। उन सारी बातों को सुनने के पश्चात लेखक के मन में मतलब लेखक जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इन सारी समस्याओं की जो जड़ है, इन सारी समस्याओं का जो आधार है वो क्या है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज की जो स्थिति है वो ऐसी है कि बहुत सारे मोहल्ले बसाए गए हैं, आवासीय कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे, रोजगार कार्यालय भी सरकार ने खोल दिए हैं, रोजगार के अवसर भी देने का पूरा प्रयास कर रही है सरकार। तो इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो विकसित तो हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, उन्हें कम पड़ रही हैं। यानी संसाधन जो कम हैं वो कम हैं, यानी लोगों की आवश्यकताएं अधिक हैं और उसको पूरा करने के जो साधन हैं वो कम हैं। तो लेखक इन सब चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और उस लेखक की समझ में आता है कि इस समस्या की जो जड़ है वो जड़ आदमी स्वयं है। ठीक है, यानी उसके लिए उत्तरदायी कौन है? वो स्वयं है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है परिवार में तो माता पिता बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन यही बच्चे जब बच्चों की जो भीड़ है वो जब तब तक ही अच्छी लगती है जब तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए, उनको सुख सुविधाएं अच्छे से दी जा सकें, तब तक वो भीड़ जो है वो अच्छी लगती है। लेकिन जब ये सुविधाएं उन्हें न दी जा सकें और उनमें कुपोषण हो जाए, बीमारियां हो, सुविधाएं न पहुँचें, अशिक्षा बेरोजगारी की स्थिति आ जाए और अस्वस्थता की स्थिति अगर है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सभी जो हैं वो कष्टदायी तरीके से रहते हैं, ये कष्ट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो अस्पताल जाना नहीं चाहता, अस्वस्थ होना नहीं चाहता है, लेकिन चूँकि
एक छोटे से मकान में अगर रह रहा है तो वहाँ का जो वातावरण है वो प्रदूषित है, हवा पानी की कमी है, जलवायु स्वच्छ नहीं है, सभी को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, परिवार की जो आय है वो सीमित है लेकिन खाने वाले अधिक हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। जो चीज़ें, अगर सीमित परिवार है, 2 बच्चे ही हैं, तो उनको सुख सुविधाएं उस आय में जो है वो दी जा सकती हैं, लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो निश्चित रूप से वो सुविधाएं कम हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि व्यक्ति को कष्ट ही पहुंचता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सोचते हैं लेखक, और ये सोचते हैं कि ऐसा यही कारण है कि बस स्टेशन चले जाइए या ट्रेन के लिए चले जाइए या अस्पताल चले जाइए, रोजगार कार्यालय चले जाइए, राशन की दुकान, हर जगह इस भीड़ की वजह से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि ये भीड़ नहीं होती तो ये समस्याएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो एक ऐसा समय आएगा, अगर हम इस परिवार की जो स्थिति है, यानी श्यामलाकांत जी के परिवार की जो स्थिति है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसको देखने के बाद लेखक को लगता है कि व्यक्ति ये तो समझ गया है कि इन समस्याओं की जड़ कहाँ है, लेकिन उस समस्याओं की जड़ को समझने के पश्चात उसे समाधान ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हर जगह इतनी ज़्यादा भीड़ है, उस भीड़ में व्यक्ति अपना अस्तित्व एक दिन ऐसा आएगा कि वो खो देगा, क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि व्यक्ति किसी कार्य के लिए यदि कहीं गया है तो अपना समय भी खर्च करता है, शक्ति भी लगाता है, अपनी धन को भी खर्च करता है, लेकिन उसका कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम अपनी समस्याओं को खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। ठीक है, परिवार इतने बढ़ गए हैं कि उस भीड़ के कारण व्यक्ति अपना उस अस्तित्व जो है वो भीड़ में ही खो दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि परिवार को नियोजित किया जाए। ठीक है, परिवार को सीमित किया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर कम लोग होंगे तो जितने भी संसाधन हैं, जितने भी साधन हैं, उनमें सबकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर ये जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इन समस्याओं में ही उलझा रह जाएगा, और ना तो व्यक्ति स्वयं का विकास कर पाएगा और न ही देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो निबंध है उसकी कथा जो है वो समाप्त होती है, और लेखक जो है इन सभी समस्याओं की जो जड़ है उसको वो देखते हैं कि उन सभी समस्याओं की जो जड़ है वो जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि अगर रुक जाए, यानी समस्या की जो जड़ है अगर उसे समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि सरकार ने परिवार नियोजन जैसे कई नियम बनाए हैं, लेकिन नियमों को बनाने से नहीं होता है, उसको अमल करना पड़ता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति उसे अमल नहीं करेगा तब तक इस जड़ को समाप्त नहीं किया जा सकता और समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। दिन प्रतिदिन एक समस्या के बाद दूसरी समस्या बढ़ती जाएगी। भले ही हम संसाधनों का कितना भी विकास कर लें, लेकिन अगर भीड़ अधिक है तो उस भीड़ की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जो है इस निबंध के माध्यम से उनका जो मोटिव है वो यही है कि जनसंख्या को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। परिवार नियोजन जैसे परिवार को नियोजित करना चाहिए, उसके बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, तभी व्यक्ति जो है वो अपने परिवार को खुश रख सकता है, वो परिवार खुशहाल जीवन बिता सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, रोजगार दे सकता है, एक सुख सुविधा संपन्न जीवन दे सकता है। तो व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का, राष्ट्र का, सबका विकास संभव है। ठीक है, तो इस निबंध के माध्यम से एक जनचेतना जागृत करने का लेखक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इस पूरे निबंध का सारांश, जिसको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है ये समझना, और बहुत ही इजी है। एक बार आप पढ़ लीजिए उसको तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है बच्चों कहानी का उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रश्न आ जाते हैं, तो
आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए अगर आता है, यानी उसका जो लेखक क्या कहना चाहता है कहानी के माध्यम से, तो उसको आप किस ढंग से इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो आप कहानी के उद्देश्य को लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी लीलाधर शर्मा परवती जी के द्वारा लिखा गया एक वैचारिक निबंध है, जिसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। लेखक ने ये जो समझाने का प्रयास किया है कि जनसंख्या वृद्धि और उसके जो दुष्परिणाम हैं उनका क्या असर होता है, इसका पूरा सफल चित्रांकन करने की कोशिश की है। और लेखक का उद्देश्य जो है वो श्यामला कांत, उनके जो परिवार है उसकी कथा प्रसंग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि और उसके दुष्परिणामों की ओर उनका उद्देश्य रहा है, उसे इंगित करना, जिसमें उन्होंने घर, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और रोजगार कार्यालय, राशन की दुकानों, इन सब के सभी स्थानों पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ के इकट्ठा होने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है लेखक ने। जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यानी बेरोजगारी, अशिक्षा और सुख सुविधाओं की कमी, तो इन सब को उन्होंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सीमित जो संसाधन हैं उन के कारण जो है किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसका चित्रण किया है। तो इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है, उस पर सोचने की आवश्यकता है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जनसंख्या विस्फोट और उससे उसको सुधार करने का प्रयास करने वाले जो सुझाव हैं उसको ही बताने का लेखक ने प्रयास किया है, यही उद्देश्य है लेखक का। ठीक है, और ये हो गया बच्चों आपका कहानी का उद्देश्य। वस्तुतः ये एक निबंध है, लेकिन आपकी पुस्तक में ये एक कहानी के रूप में है, तो आप इसे कहानी के रूप में ही समझिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आप इस ढंग से लिख सकते हैं बच्चों। और एक प्रश्न और आप लोगों का होता है बच्चों कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता, यानी ये जो निबंध है उसका जो शीर्षक है वो सार्थक है या नहीं। तो इस तरह का अगर प्रश्न आपको लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि भीड़ में खोया आदमी एक वैचारिक निबंध है, एक जन चेतना को लक्षित किया करके लिखा गया एक निबंध है। लेखक ने इसमें जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण के और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, उसकी समस्या को, ज्वलंत समस्या को उन्होंने उठाया है। और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधनों की जो सीमित संसाधन है उसके प्रति एक चिंता व्यक्त की है। और पूरे निबंध में आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न क्षेत्रों, यानी घर में अस्पताल, दफ्तर, रोजगार कार्यालय, राशन की दुकान, सभी स्थानों पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, सभी स्थानों पर जमा हुई भीड़ को के माध्यम से जो भीड़ के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को उदाहरणों के माध्यम से समझाने का लेखक ने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, और इन समस्याओं से अगर निकलना है तो इसके लिए जो है वो परिवार नियोजन ही एकमात्र हल है, क्योंकि सीमित संसाधन के होने के कारण ये सारी समस्याएं जो हैं वो लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार से देखें तो पूरी जो चूँकि प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारी समस्याओं को दिखाते हुए लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि भीड़ ही जो है वो इन सारी समस्याओं की जड़ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सारा भीड़
के बीच जो है व्यक्ति जो है अपना समय खर्च करता है, अपना धन नष्ट करता है, अपनी शक्ति लगाता है, तो इन सारी चीज़ों समस्याओं से जूझने के चक्कर में ही क्या करता है, वो सारा सामर्थ्य जो है उसमें ही नष्ट कर देता है अपना। और एक समय ऐसा आता है कि वो भीड़ में ही उसका अस्तित्व खो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम देखें तो पूरी जो निबंध है उसका शीर्षक जो है वो सर्वथा उपयुक्त है, सार्थक है। ठीक है, तो इस तरह से आप निबंध का शीर्षक की सार्थकता आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब भी आपने ये निबंध पढ़ा, जब भी आप ये निबंध पढ़ रहे हो बच्चों, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको मालूम होने चाहिए, यानी कठिन शब्द हैं थोड़े, और बहुत इजी सा ये निबंध है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको जो कठिन माने जा सकते हैं, जिसके अर्थ अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं उन शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। पहला एक शब्द है नियंत्रण, जिसका अर्थ है रोकथाम या वश में रखना, नियम में बांध कर रखना। ठीक है, अग्रसर का अर्थ होता है आगे को बढ़ना, आगे बढ़ता हुआ। अनियोजित यानी व्यवस्था विहीन, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर बेतरतीब, इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। लेखा जोखा यानी आय व्यय का ब्यौरा या हिसाब किताब को कहते हैं, यानी स्थिति का जो आकलन होता है उसे कहते हैं लेखा जोखा। लापरवाह, निश्चिंत, बेफिक्र और असावधान, केयरलेस। फौज, झुंड या सेना, यहाँ पर फौज जो है बच्चों की फौज के लिए कहा गया है, यानी बच्चों की झुंड। आरक्षण यानी सुरक्षित किया हुआ स्थान, सीट या कक्ष, यानी रिजर्वेशन हो गया। कतार, पंक्ति, क्रम, सिलसिला। प्रतीक्षा, इंतजार, आसरा। रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। खाद्यान्न यानी खाने योग्य अन्न, यानी गेहूं, चावल, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं। दुर्बल काया, पतला दुबला शरीर। स्तब्ध, शून्य, निश्चेष्ट, आश्चर्य। उत्तरदायी यानी जवाब देने वाला या जिम्मेदार। ठीक है, कुपोषण यानी पोषक तत्वों की कमी या संतुलित आहार का अभाव होना। संकीर्ण यानी सकरा या तंग, यानी मतलब कह सकते हैं छोटी सोच, नैरो माइंडेड। ठीक है, दूषित यहाँ पर हो गया दोषयुक्त और बुरा या खराब। विपदा यानी विपत्ति या कष्ट या मुसीबत। ठीक है, तो इस तरह के कुछ शब्द हैं कठिन, जिसके अर्थ आपको मैंने बता दिए। तो जब भी आप निबंध पढ़ रहे हो तो इसे आप अपने सामने रखिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप इसे कहीं नोट कर लीजिए या फिर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको निबंध समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया, यानी मैंने आप लोगों को कहानीकार के विषय में बता दिया, कहानी का सारांश बता दिया, यानी निबंध का संक्षिप्त रूप में मैंने समझा दिया आपको, और निबंध के शीर्षक की सार्थकता और उसका उद्देश्य क्या है, इस प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिए। और एक टॉपिक आपका मैं और बताना चाहूँगी बच्चों आपको, कि जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी निबंध को, और जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो उस उत्तर को लिखने में भी आपको आसानी रहेगी। वो है आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी पूरी निबंध को समझने के लिए, पूरी कहानी को समझने के लिए अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में आप रखते हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है, प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरा है, मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी स्वयं इस भीड़ में और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। तीसरा है, यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। चौथा है, बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। पांचवा है, बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार किंतु निजी जिंदगी में लापरवाह हैं। उम्र में लेखक से छोटे हैं पर अपने घर में बच्चे की फौज खड़ी कर ली है। छठा है, लेखक को श्यामलाकांत की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। स्टेशन पर सातवां है, स्टेशन पर आरक्षण की लंबी कतार के कारण लेखक को आरक्षण नहीं मिला। आठवां है, लक्सर में लेखक को गाड़ी बदलनी थी, किसी तरह खिड़की से बाहर
कूदे तो देखा कि ट्रेन की छत पर बहुत से यात्री बैठे हैं। 9वां है, श्यामलाकांत का बड़ा बेटा दीनानाथ स्टेशन पर लेखक को लेने गया था। 10वां है, दीनानाथ ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तलाश में था। रोजगार कार्यालय में भी नाम दर्ज कराया, किंतु भीड़ के कारण नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। 11वां है, घर पहुंचने पर छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा। 12वां है, मकान के संदर्भ में बातचीत करते हुए श्यामलाकांत ने बताया कि 2 वर्ष तक मकान की तलाश में भटकने के बाद मकान के नाम पर गली के अंदर यह छत मिली है। 13वां पॉइंट है, हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। 14वां पॉइंट है, श्यामलाकांत जी की पत्नी जब जलपान लेकर आई तो उनके पीछे 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के भी थे। 15वां पॉइंट है, श्यामलाकांत की पत्नी की दुर्बल काया देख लेखक ने डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दी। 16वां पॉइंट है, पत्नी ने बताया अस्पतालों में रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। 17वां पॉइंट है, श्यामलाकांत के छोटे बेटे सुमंत ने बताया आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया, भीड़ के कारण पूरा सामान भी नहीं मिल पाया। 18वां पॉइंट है, लेखक सोचने लगे कि आखिर इस सब का कारण क्या है। विभिन्न सुविधाओं का विस्तार होने के बाद भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसका उत्तरदायी स्वयं आदमी ही है। 19वां पॉइंट है, लेखक सोचता है कि बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। 20वां पॉइंट है, विभिन्न स्थानों पर भीड़ का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर समय, शक्ति और धन व्यय करके भी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। 21वां पॉइंट है, भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। तो ये कुछ पॉइंट थे बच्चों, जिसे अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है वो कहानी निबंध से ही लिए गए हैं। क्योंकि ये कहानी है इसलिए बार बार मैं कहानी ही बोल रही हूँ आपको। तो इस पूरे जो पॉइंट्स हैं उसे आप याद रखिए, जिससे कि आप कोई भी प्रश्न अगर आए तो उससे, क्योंकि जितने भी डिस्क्रिप्शंस दिए होते हैं ना कहानी में, उससे आप ज़रूर याद रखिए। जैसे कि कितने बच्चे थे, लेखक को कहाँ जाना था, किस बड़े बेटे का नाम क्या है, छोटे बेटे का नाम क्या है, तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस पर ही प्रश्न बन जाते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिए, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे कहानी में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये पूरा जो ये निबंध है वो आपकी समझ में आ गया होगा। और 2 प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बता दिए किस ढंग से लिखने हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए, ताकि आपको आसानी हो जाए कि समझ में आ जाए निबंध। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और उसके उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।